अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं अनवर और मैं हूं आपके साथ नबीहा इजाज खान। उम्मीद करती हूं आप तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे, अच्छी सेहत में होंगे। लेकिन जो फैक्ट्स नाज़रीन प्रोग्राम के आगाज़ में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि शायद जो एक परेशानी है वो भी आवाम में ट्रांसफ़र हो चुकी है या उनको भी मसाइल का सामना है। तो रिपोर्ट नाज़रीन ये है कि वज़ारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ तहक़ीक़ की दस्तावेज़ात में ये इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है, लेकिन इसके बावजूद हर साल $4 अरब की खुराक यानी कि जितने रिजर्व्स इस वक्त पाकिस्तान के पास मौजूद हैं उतने की खुराक हम लोग ज़ाया कर लेते हैं। तो पाकिस्तान में सालाना मुल्की पैदावार की तकरीबन 26% खुराक ज़ाया होती है, एक ऐसे मुल्क में जहां हम जानते हैं कि एक बहुत बड़ा तबका जो रात को बगैर खाना खाए भी सो जाता है, सड़कों पर सोए होते हैं, फुटपाथ पर सोए होते हैं, और ये मनाजिर हम अपनी लाइफ में विटनेस भी करते हैं। तो यूं खुराक का सालाना ज़या 19.6 मिलियन टन है और हर साल कई इकदाम भी किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो करोड़ों टन ग़िज़ा है वो ज़ाया हो जाती है। बिल्कुल शक्ल, साइज, रंग के मयार पर पूरा ना उतरने वाली ताज़ा खुराक भी ज़ाया कर दी जाती है। फैक्ट्रियों में छांटी के अमल के दौरान खुराक अक्सर सप्लाई के सिलसिले से निकाल दी जाती है और फिर ग़िज़ाई अशिया तारीख़ इस्तेमाल करीब या फिर गुजर जाने पर दुकानदार या सारिफीन भी ज़ाया कर देते हैं। और ग़िज़ाई अशिया की सबसे ज़्यादा मकदार बावर्ची खानों और खाने पीने के जो अनवार मराकज़ होते हैं, आप देख लेंगे हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, शादी ब्याह पर जो खाना है वो कितना ज़्यादा ज़ाया होता है। अगर कोशिश की जाए कि जो मुस्तहिक लोग हैं ऑब्वियसली आपको मिल जाते हैं, अगर वहाँ तक पहुँच जाए तो क्या ही बात हो। बिल्कुल। और बावर्ची खानों में अक्सर ग़िज़ाई अशिया इस्तेमाल नहीं की जाती या फिर छोड़ दी जाती हैं। घरों और खाने पीने के जो मराकज़ हैं वहाँ भी ग़िज़ाई अशिया ज़रूरत से ज़ायद ही पकाई जाती हैं। बहुत सा खाना वेस्ट किया जाता है जो कि इंतहाई गलत है। माहिरीन ये कहते हैं कि अजनास और फलों को महफूज सहूलियात हैं उसकी कमी भी इस ज़िया का एक बहुत बड़ा सबब है। वज़ारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ का ये कहना है कि खुराक का ज़िया इनफरादी अमल है, आगाही मुहिम जो प्लान है उसको करना चाहिए। घरों में भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा खाना बनाया जाता है, फिर उसको पहले फ्रीज कर दिया जाता है, फिर उसको फेंक दिया जाता है या वेस्ट कर दिया जाता है। तो उन लोगों तक अगर पहुंचा दिया जाए जो खाना नहीं खा पा रहे, जिनके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है, हमारे पास आई थिंक हर चीज मौजूद है। जो डोमेस्टिक हेल्पर्स होते हैं बहुत सारे लोगों में, जो लोग खासकर सोसाइटीज में रहते हैं जिनके घर में बड़ी तादाद में खाना बनता है, फिर खाने पीने का रुझान बाहर का भी बहुत है। जो बच्चे होते हैं वो अक्सर जंक फूड बाहर से ऑर्डर कर रहे होते हैं। तो ऐसे में जो डोमेस्टिक हेल्प है आप कोशिश करें कि उनको खाना दे दें, क्योंकि लोग खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम सोसाइटी से बाहर निकलें तो कैसी मजे की बात है कि हर सोसाइटीज के साथ आपको ऐसे मुस्तहिक लोग दिखाई देंगे जिन तक अगर हम थोड़ी सी ही एफर्ट करें तो हम खाना पहुंचा सकते हैं। बहुत दूर अगर अनवार मैं कहती हूँ ना जाएं तो आप अपने गार्ड्स वगैरह जो कि इतनी ड्यूटी सख्त अंजाम दे रहे होते हैं उन तक पहुंचा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कोशिश तो सबसे पहले शायद नबीहा यही करनी चाहिए कि उतना ही खाना बनाया जाए जितना आपकी रिक्वायरमेंट है, उससे ज्यादा ना बनाया जाए। और आजकल तो वैसे भी जो हालात हो चुके हैं, हर बंदा यही शिकवा करता दिखाई देता है कि बहुत ज्यादा महंगाई हो चुकी है। इस महंगाई के दौर में भी अगर इतना खाना $4 अरब का सालाना हम अगर एक फूड को जाया कर रहे हैं, तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी रोज हम खबरें सुनते हैं कि डिफॉल्ट होने के करीब है, तो वहां पर अगर इस तरह की शाखर्चियां हो रही हैं, इस तरह के फजूल काम हो रहे हैं, तो अगर उनको हम रोकें, कट डाउन करें, तो शायद हम भी मदद कर सकें इकोनॉमी को बेहतर करें। बिल्कुल। प्रोग्राम में नजर डालते हैं टॉप स्टोरीज पर, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का शिकवा, पार्लियामेंट का जवाब शिकवा। IMF ने पाकिस्तान को नाकों चने चबवा दिए। IPL में हंगामा और शाहीन कीवीज को पछाड़ने के लिए तैयार। 6 गोल्ड और सिल्वर मेडल हासिल करने वाली अखबार फरोश की डॉक्टर बेटी। सवात के फल आड़ू की पंजाब में कामयाब काश्त भी होगी आज के प्रोग्राम का हिस्सा। तो नाज़रीन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। और आपने सर जंग के अल्फाज तो सुने होंगे कि ये जंग मैदानी जंग या फौजी मोर्चों में नहीं लड़ी जाती है, बल्कि ये जहनी जंग और हालात को मुंजमद करने की जंग होती है। सर जंग के नुकसान लंबे अरसे तक महसूस किए जाते हैं, ये कहा जाए तो हरगिज गलत नहीं होगा। हमारे जो मुल्की इस वक्त हालात हैं, इदारे, सियासतदान सर जंग के दौर में अनवार ऐसा लग रहा है बज़ाहिर दाखिल हो शाराए दस्तूर पर मौजूद इमारतों में मुल्की तकदीर के फैसले होने हैं, लेकिन वहां पर भी एक दूसरे पर लफ्जी वार किए जा रहे हैं और यही डिसाइड करने की कोशिश की जा रही है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है या फिर सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। इस वक्त इस्लामाबाद, लंदन और लाहौर सियासी फैसलों के मराकज़ बने हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 1 मई यौम मजदूर से रैली निकालते हुए अवामी राब्ता मुहिम की रिहर्सल का आगाज भी कर दिया है और
कल की जो अहम अदालती कार्रवाई है उसके बारे में आपको सबसे पहले बताते हैं, जहां चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में अदालत उज़्मा के 8 रुकनी लार्जर बेंच ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ केस की समाअत की। इस बिल पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि कानून साजी से मुताल्लिक पार्लियामेंट की कार्रवाई के मिनट्स पेश किए जाएं। रियासत के तीसरे सुतून यानी कि अदलिया को इस कानून पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल, और इसके साथ साथ अदालत ने मुख्तलिफ आइनी दरखास्तों पर समाअत की। जस्टिस पर मुज़ाहिर नकवी उनको बेंच से अलहदा करने और फुल कोर्ट की दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने यह भी कहा कि जो सियासी लोग हैं वो इंसाफ नहीं बल्कि मनपसंद फैसले चाहते हैं। सियासी जमातें मनपसंद फैसलों के लिए पिक एंड चूज चाहती हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह भी कहा कि जमहूरियत आइन का अहम जुज़्व है, आज़ाद अदलिया और विफाक भी आइन के अहम जुज़्व हैं। देखना है कि क्या अदलिया का जुज़्व तब्दील हो सकता है। अदलिया की आज़ादी बुनियादी हक है। दूसरी जानिब पार्लियामेंट का इजलास जो बुध को शुरू होना था वो भी हमने देखा कि कल मंगल को ही तलब कर लिया गया और पार्लियामेंट के इजलास में कुछ धुआंधार तकरीरें भी हुई हैं, जहां ख्वाजा आसिफ के सीधे हमलों से तो अभी यही लग रहा है कि किसी ने फैसला कर लिया कि पार्लियामेंट हर सूरत में स्टैंड लेगी और जो भी पार्लियामेंट की जानिब से फैसला किया गया, कानून साजी की गई, उस पर ही कायम रहा जाएगा। और अब इसका फैसला 14 मई के बाद ही होगा कि अब आगे मजीद क्या होना है। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को तमाम मुकदमात में शामिल होने की हिदायत कर दी है और इमरान खान ने अदालती केस में गवाहान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भी फैसला किया है। जबकि मरियम नवाज ये कह रही हैं कि नौजवान को मुल्क के खिलाफ करने के लिए फौरन मुहिम भी चलाई जा रही है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे सीनियर एनालिस्ट डॉक्टर रसूल बख्श रईस ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। परसों ख्वाजा आसिफ ने निजी चैनल को इंटरव्यू दिया, कल कौमी असेंबली में उनका एक जज्बाती खिताब हमने देखा। ऐसा लग नहीं रहा बल्कि ये शोर होता जा रहा है कि हुकूमत जो है वो बिल्कुल महाजराई की तरफ ही जा रही है। इसमें अभी तक अगर कौम को आगाही नहीं है कि महाजराई होने जा रही है तो फिर इस कौम का, इस मुल्क का, आपका, हमारा सबका खुदा हाफिज। ये महाजराई तो 4, 5, 6 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल से है, बल्कि महाजराई के जो फरीक हैं वो तब्दील होते रहे हैं। एक ज़माने में महाजराई पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान में थी। एक वो ज़माना था जब पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत थी 70s में, उसके मुकाबले में जिस तरह PDM बनी हुई है इस तरह PNA बनी हुई थी, पाकिस्तान नेशनल अलायंस था, वो अलहदा, वो एक महाजर है। ये महाजराई की जो सियासत है तसादुम और तनाव की, ये पाकिस्तान की सियासी सकाफत का हिस्सा बन चुकी है। ये तारीखी तसलसल है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो हुक्मरान तबकात हैं वो एक ही हैं और उसमें सिर्फ सियासतदान शामिल नहीं है और भी उसमें आपकी नौकरशाही है, आपकी जो तिजारती हल्के हैं, आपकी जो दुकानों में होते हैं उनकी अंजुमने हैं। इसी तरीके से आपके कानून के से मुताबिक लॉयर्स की अंजुमने। तो ये आपका हुक्मरान तबका है और ये हुक्मरान तबका इस बात पे राजी नहीं होता कि आइन के मुताबिक किस तरह से हमने पाकिस्तान की सियासत को चलाना है। आइन के बारे में हम हो सकते हैं, मुतजाद आरा हो सकती है, लेकिन सारी दुनिया में और हमारे आइन में जो ये हक है, ये ताकत है, वो पार्लियामेंट के पास नहीं है, वो ख्वाजा आसिफ साहब के पास भी नहीं है, वो किसी सियासतदान के पास नहीं है। लेकिन डॉक्टर रसूल बख्श साहब, जो अभी इंटेंशन जिस तरीके से दिखाई दे रही हैं, विफाक़ी वज़रा की भी जो स्टेटमेंट्स सामने आ रही हैं और वो ये चाह रहे हैं, इंटेंशंस क्लियरली ये बता रही हैं कि अदालत जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाए, वज़ीर आज़म की नाअहली की जानिब हो पार्लियामेंट पर और तमाम दीगर लोगों पर, क्योंकि ये कहना है, ये माना जा रहा है कि अब जो तीसरी ताकत है या जो तीसरी क़ुव्वत है, फॉर एग्जाम्पल इस्टेब्लिशमेंट है, वो अदालतों के अदलिया के साथ नहीं है, तो फिर देख लेंगे कि फिर क्या होना है वो देखा जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि पूरी जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है वो इस मामले के लिए पार्लियामेंट वो तैयार है कि मजीद कैओस क्रिएट हो। पहले तो पार्लियामान को समझे ना कि पार्लियामान कोई आज़ाद एक ऐसा इदारा नहीं है जिस तरह के अमेरिका की कांग्रेस है या बरतानिया की पार्लियामान है। ये पाकिस्तान की पार्लियामान 3 बंदे चलाते हैं और वो है मौलाना फजल रहमान साहब और मोहतरम नवाज शरीफ साहब और जनाब
आसिफ अली जरदारी साहब। तो ये 3 आदमी हैं जो फैसले करते हैं कि पार्लियामान में जाके ख्वाजा आसिफ ने क्या बयान देना है। अपने तौर पर कोई बयान दे सकता है कि कुछ आजाद बयान 3 एक लोगों ने देने शुरू किए तो उनका असर क्या हो रहा है। खाकान अब्बासी साहब को देखें, मुस्तफ़ा खोकर साहब को देखें, और एक मिफ्ता इस्माइल वैसानी साहब। तो ये यहाँ पे गलबा किसका है? पहले पार्लियामान को समझे, ये पार्लियामान वो नहीं है जहाँ पे हर आदमी, हर रुकन आजाद है और पार्टी के खिलाफ भी और पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ भी बात कर सकता है। आज तक पार्लियामान के ऐवान में आपने ये जो खरबों डॉलर्स की जो करप्शन है इस मुल्क के, और जिसके जिम्मेदार हैं, जिनके बारे में होते जिम्मेदारी सारी दुनिया जानती है जी, उस बारे में किसी पार्टी लीडर्स, जो 3 जमातों का मैंने नाम लिया है, कभी कोई बात करते हुए आपने देखा है? आजादी किस बात की? कोई ये आजाद नहीं है। दूसरी बात ये देखिए, अभाम पैदा किया जा रहा है। मकसद पीडीएम का इस वक्त मुझे नजर ये आता है कि निजाम मुकम्मल तौर पर कोलैप्स हो। इससे बेहतर है कि मार्शल लॉ लगे, तीसरी ताकत मदाखलत करे इंतखाबात, और ये फिर जमहूरियत के लंबरदार बनकर सामने आ जाए। अगर शफाफ इंतखाबात होते हैं तो उनको खदशा है कि इमरान खान जीत जाएंगे। अगर वो जमहूरी तरीके से जीतते हैं और ये इनको हार होती है तो शायद फिर इनसे दोबारा सियासत में उठना महाल हो जाए। ये निज़ाम को कोलैप्स करना चाहते हैं और ये उस तरफ को जा रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरह से वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस हवाले से कहा कि सुप्रीम कोर्ट को पंचायत नहीं बनना चाहिए, आईनो कानून के तहत फैसले करने चाहिए। अब ये जो मुज़ाकरात का दौर शुरू है, जिस पर हम देख रहे हैं बहुत सी मीम्स भी बन रही हैं कि वो मुज़ाकरात नहीं है, मजाकरात हो रहे हैं, तो आपको लगता है इन मुज़ाकरात का भी कोई फायदा हो सकेगा अगर दोनों जमातें या तमाम जमातें मिलकर किसी ऐसे नुक्ते पर पहुंचती हैं जहां पर आईनो कानून में उसकी गुंजाइश ही मौजूद नहीं है, फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? नहीं, उसके लिए तो जाहिर है कि एक रास्ता है कि दोनों जमातें मिलकर आईनी तरमीम करें एक दफ़ा, और इंतखाबात को मुलतवी करने के लिए वो कोई इस्तदा करें कि आईनी तरमीम के बगैर वो नहीं हो सकता। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये 3 जजेस का फैसला नहीं है कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर होंगे। ये पाकिस्तान की तारीख आइन की उठा के देख लें, किसी जज ने, सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज ने आज तक इससे पहले कभी कोई इख्तलाफ नहीं किया कि जो आर्टिकल में दर्ज है कि डिसोल्यूशन के बाद या असम्बली तालील होने के बाद या मुद्दत खत्म होने के बाद 90 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे डिसोल्यूशन के बाद, इसके ऊपर इत्तेफाक है। कोई जजमेंट आप उठा के देख लें, उसमें कोई अभाम नहीं है। दूसरी बात ये कि पार्लियामान सुप्रीम है, पार्लियामान सुप्रीम नहीं है, आइन सुप्रीम है। आइन ने पार्लियामान को पैदा किया है, उसकी तख्लीक खालिक नहीं है। खालिक आइन की दस्तूरसाज असम्बली है जो आपकी कानून साज या मुकन्ना नहीं है। और आइन क्या कहता है, ये जिम्मेदारी ना पार्लियामान में के जो रहनुमा है ना हुकूमत की है, ये पावर, ये जिम्मेदारी, ये फर्ज, ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है। बिल्कुल डॉक्टर बख्श साहब, आपने बिल्कुल बजा फरमाया, लेकिन देखिए ना, बज़ाहिर तो असल जंग ये हो रही है, बहस ही ये चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट वाला है या पार्लियामेंट। हालांकि आप जिस तरह से बता रहे हैं कि दोनों इदारे ही आइन के मुहाफिज हैं, लेकिन अगर इस वक्त जायजा लिया जाए तो इस वक्त आइन पर अमल दरामद ही नहीं हो रहा है। आपको नहीं लगता कि जिद और अना ने आइन को गैर मुअस्सर कर दिया है? बिल्कुल, अदलिया को गैर मुअस्सर कर दिया है, आइन को गैर मुअस्सर कर दिया है। और इससे पहले जो पार्लियामान है वो गैर मुअस्सर है, इसलिए कि वो पार्लियामान अपने तौर पे एक इदारे के तौर पे नहीं चलती, बल्कि उसको 3-4 लोग चलाते हैं। और ये जो आपको नज़र आते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि ये किसी की तायद करते हैं, अपनी उनकी आरा नहीं है। एक लायामल बनाया जाता है और तकरीरों का मतन भी तैयार होता है कि किसी ने क्या कहना है, आवाज़ धीमी होगी, गरजदार होगी, कौन बात करेगा, कितना बात करेगा, ये सारी चीज़ें एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के साथ तय होती हैं। मकसद निज़ाम को चलाना नहीं। देखें, आइन बेहतरीन से बेहतरीन भी हो और जो चलाने वाले हैं उनकी नीयत सही ना हो तो कभी वो सही काम नहीं कर सकता। आइन में सकम हूँ, खराबियाँ हूँ, नकायस हूँ, अगर जो सियासतदान है उनकी नीयत सही हो और मुल्क को सही सिमत में चलाना चाहते हो तो वो उस आइन के मुताबिक भी काम चलता रहता है। हमारे निज़ाम में हम
हमारे आइन में कोई खराबी नहीं है, ये इसके ऊपर इत्तेफाक है। हमें आइन ही इस मुल्क को इकट्ठा रख सकता है, बचा सकता है। लेकिन जो सियासी खिलाड़ी हैं इस वक्त, जिनको ताकत दे दी गई है, कुछ कहते हैं मुसल्लत किए गए हैं, तो उनके सियासी मफाद में इस वक्त नहीं है कि कानून और कायदे और आइन और अदलिया की आज़ादी के किसको सामने रखते हुए वो सियासी खेल खेल सकें। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन अब जो भी होगा वो तो 14 मई के बाद ही होगा। एक तरफ हम देख रहे हैं इंतखाबात का मामला है, तो दूसरी तरफ अदालती इस्लाहाती बिल भी, ये दोनों मामला ही सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। अदालत अपनी आईनी ताकत की बुनियाद पर फुल कोर्ट बनाने और जस्टिस मुजाहिर अली नकवी को बेंच से अलहदा करने की जो तमाम दरख्वास्तें हैं वो भी ऑलरेडी मुस्तरद कर चुकी है। अब देखिए, ये तो बिल्कुल ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने पैदा किया है और जानबूझ के पैदा किया है कि अगर इन्होंने इस्लाहात ले आनी थी अदलिया के बारे में, तो इनको 40 साल बाद ख्याल आया है कि पहली दौर हुकूमत, दूसरी दौर हुकूमत, तीसरी दौर हुकूमत, चौथी, पांचवी, छठी, ये बारी बारी जो तब्दीलियां होके आती रही हैं, इनके इत्तेहाद भी बनते रहे हैं, लड़ते भी रहे हैं, झगड़ते भी रहे हैं, तो इनको आज क्यों याद आया? उस वक्त याद आया जिस वक्त के ये आईनी पटिशन अदलिया के सामने थी। मकसद यही है कि नहीं, हम आपको काम नहीं करने देंगे, और ये तसादुम पैदा किया गया है, जानबूझ पैदा किया गया। ये वक्त सही नहीं था और इसके ऊपर कोई इत्तेफाक नहीं। जिस पार्टी की अक्सरियत थी उसको उनके बंदे तोड़ के आपने अकलियत में उनको तब्दील किया। एक ऐसी हुकूमत बनी जिसके पास, मैं नहीं समझता कि वो अक्सरियत है या वो कंसेंसस मौजूद है कि जहां अदलिया की खुद मुख्तारी के ऊपर इस तरीके से हमला किया जाए। तो मैं नहीं समझता कि पॉलिटिकल कंसेंसस इस वक्त मुल्क के पार्लियामान के अंदर जिसकी जरूरत है वो है या है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि एक जानिब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है, फिर उसके साथ ही -1 फॉर्मूले की भी बात, तो दोनों स्टेटमेंट्स में तो फिर तजाद आ गया, कॉन्फ्लिक्ट आ गया। फिर यही हर जानिब से देखा जा रहा है कि हर कोई यही चाहता है, हर जमात यही चाहती है कि जो उनके फेवर के हालात हैं उसी में इंतखाबात करवाए जाएं। पीटीआई पर ये इल्जाम लगता है कि इनको एस्टेब्लिशमेंट या तीसरी कुव्वत लेके आई, तो फिर जो बाकी जमातें हैं उनको कौन लेकर आया था? देखिए, एक सामने की बात है, ये जो आज़ाद ख्याल लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, उनको सामने बिठा के देख लें कि लोगों की आरा है, जो अहले राय लोग हैं सियासत के मैदान में, उनको बिठा के सामने रख लें। ज्यूरिस्ट मौजूद है। मैं नहीं समझता कि 90 दिन के इंतखाबात के ऊपर कोई अवाम, इसमें मैं नहीं समझता कि इसके बारे में अवाम है कि आखिर फैसला कि आइन क्या कहता है इसकी सवाब दी जाए, ऊपर भी कोई दुनिया में इख्तिलाफ नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को गुमराह करने के लिए मीडिया का सहारा लेके और जो तो उनके पास हुकूमत है उसका सहारा लेके ये फैलाए जा रहे हैं। नीयत साफ नहीं है। तुम चाहते हैं निज़ाम को कोलैप्स करना चाहते हैं, मनमानी चाहते हैं कि निज़ाम उनके हाथों में हो, जिस तरह ये 3 लोग चलाना चाहते हैं चलाएं, कोई तीसरा फरीक नहीं आना चाहिए। ना सुप्रीम कोर्ट, ना इमरान खान, अवाम, ना सिविल सोसाइटी, ना लॉयर्स। इससे पाकिस्तान का अवाम, पाकिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तान का नौजवान, सबको मायूसी होगी। उसकी उनको कोई परवाह नहीं है। उनको अगर परवाह है तो अपनी सियासी गद्दी चीनी को महफूज करने, और ये जो हमारे बहुत सियासतदान है वो अपने बच्चों को इक़्तिदार आगे उनको मुंतकिल करके पीछे बैठ के उनको महफूज करके पाकिस्तान की सियासत को चलाना चाहते हैं। ये तो एक बड़ा घिनौना सा खेल है इस मुल्क। हम किसी एक पार्टी का नहीं सोचना चाहिए, ना आपको ना मुझे या किसी को। जो उनके करिंदे हैं, जो गुआचते हैं, वो ऐसा करते रहे। मेरा ख्याल ये है कि जो हो रहा है ये मुल्क के लिए, नौजवानों के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए सही नहीं है, और इससे फसाद, इससे तनाव, इससे कशीदगी और इससे मुआशी बदहाली पाकिस्तान में मजीद फैलेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं? इमरान खान ने 2 असेंबलियों की आईनी मुद्दत पूरी नहीं होने दी, ये उनका दुरुस्त फैसला था, क्योंकि इस सारे मसले का जो आगाज है वहीं से हुआ था? नहीं, मेरे ख्याल में उन्होंने दुरुस्त फैसले नहीं किए। उनको चाहिए ये था कि अगर अदम एतमाद का वोट उनके खिलाफ पास हो गया, असेंबली में बैठते, असेंबली से उनको इस्तीफा नहीं देने चाहिए थे, भागना नहीं चाहिए था, वहां बैठ के मुकाबला करते। खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत थी, पंजाब में हुकूमत थी, और इसी तरीके से ये जो राजा रियाज साहब हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर बने हुए हैं, वो ना बन पाते। मेरा ख्याल है उन्होंने सही फैसले नहीं किए, गलत फैसले किए हैं।
और उसकी सजा उनके कारकुनों को भी मिल रही है, उनको भी मिल रही है और मुल्क को भी मिल रही है। सही चल रहा था इंतखाबात, ठीक है, दुनिया में ऐसा होता रहा है। हमारे आईन में नहीं है कि अगर आपके खिलाफ अदम एतमाद का वोट होता है तो असेंबली को फौरी तौर के ऊपर डिसॉल्व करना चाहिए, या पहले वो कर सकते एतमाद का वोट करने से पहले। उस वक्त उन्होंने नहीं किया। जब नहीं हो सकता था तो फिर नहीं हो सकता था, उनको असेंबली में बैठना चाहिए था। ये दुरुस्त फैसला नहीं था। उससे मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त सियासी महाज रही है, तनाव की कैफियत है, वो ऐसी ना होती। उसकी जिम्मेदारी इमरान खान को भी कबूल करनी चाहिए, उस पर भी पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रसूल बख्श रईस हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, मौजूदा सूरत हाल पर अपना एनालिसिस शेयर कर रहे थे। एक छोटी सी शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। मोहसिन शाहनवाज रांझा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के दस्तूरी और जमहूरी रवायात के भी खिलाफ था, और आज इतना अरसा गुजरने के बाद भी, 8 महीने गुजरने के बाद भी इमरान खान पे फर्द जुर्म नहीं लग सकी। इसकी क्या वजह है? क्यों इमरान खान को आज भी तहफ़्फ़ुज़ देने वाली साबका दौर की बाक़ियात जो हैं, जो साकिब निसार की बाक़ियात जो हैं, वो आज भी मुतरक हैं। आज भी इमरान खान को उसकी मर्जी का एम्पायर देने के लिए आज भी वो साकिब निसार की बाक़ियात मुतरक हैं। आज भी इमरान खान को 2018 के इलेक्शन में जिस तरह नकल मार के पास करवाया गया, आज भी जिस तरीके से बनी गाला के एक नजायज़ इमरान खान की जो तामीरात थी, बनी गाला में इमरान खान के घर की, जिस तरीके से उनको जायज़ करार दिया गया और पूरे इस्लामाबाद के मास्टर प्लान की धज्जियां उड़ा दी गई, आज भी अदलिया में से वही आवाज़ें आ रही हैं इमरान खान के लिए। आज भी इमरान खान की फॉरेन फंडिंग वाला जो केस है, जिस तरीके से उस केस के बीच में इमरान खान को सज़ा हो जानी चाहिए थी, वो सज़ा नहीं हो रही। तो हम ये जो पूरा का पूरा एक इमरान को अदालती तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, हम उस अदालती तहफ़्फ़ुज़ के ख़िलाफ़ एक आवाज़ बने हुए हैं, और हम पाकिस्तानी कौम को ये बता रहे हैं कि एक चोर जिसकी चोरी पकड़ी गई और जिसने टकेमारी की, जिसने चाय के टी सेट से लेके महंगे हार, घड़ियाँ सब लूट मार की तोशाखाना से और चीज़ें छुपाई रखी, और जो कि साबित हो गई एक मुकदमे के दौरान, और उसके बाद यहाँ पर इस्तगासा दायर कर दिया गया। तो 8 माह गुजरने के बाद भी इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान का अदालती निज़ाम कुछ नहीं कर सका। ये केस अगर किसी माजूर बच्चे का होता, उसको भी हथकड़ी लगा के इस अदालत में पेश कर दिया जाता। ये केस अगर किसी और सियासी जमात का, तहरीक इंसाफ से हटके अगर रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहसिन शाहनवाज रांझा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अहम खबर अभी शामिल करेंगे और आपको बताएं कि मोदी सरकार का पुलवामा और हजोड़ी में शर्मनाक हजीमत के बाद एक और ड्रामा मंजर-ए-आम पर आया है। फरवरी 2019 के दौरान पाक फ़ज़ाइया के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद अपनी सलाहियतों को जांचने के लिए भारतीय फ़ज़ाइया की जंगी मशकों का मंसूबा मंजर-ए-आम पर आ गया। भारतीय फ़ज़ाइया गैर कानूनी तौर पर मकबूजा कश्मीर के इलाकों में बड़े पैमाने पर जारहाना जंगी फ़ज़ाई मशकों का मंसूबा बनाने जा रहा है। अहम खबरें आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मोदी सरकार का पुलवामा और राजौरी में शर्मनाक हजीमत के बाद एक और ड्रामा सामने आया है। फरवरी 2019 के बाद पाक फ़ज़ाइया के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद अपनी सलाहियतों को जांचने के लिए भारतीय फ़ज़ाइया की जंगी मशकों का मंसूबा मंजर-ए-आम पर आ गया है, और भारतीय फ़ज़ाइया गैर कानूनी तौर पर मकबूजा कश्मीर के इलाकों में बड़े पैमाने पर जारहाना जंगी फ़ज़ाई मशकों का मंसूबा बनाने जा रहा है। मोदी सरकार का पुलवामा और राजौरी में शर्मनाक हजीमत के बाद एक और ड्रामा फरवरी 2019 के दौरान पाक फ़ज़ाइया के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद अपनी सलाहियतों को जांचने के लिए भारतीय फ़ज़ाइया की जंगी मशकों का मंसूबा मंजर-ए-आम पर आ गया। भारतीय फ़ज़ाइया गैर कानूनी तौर पर मकबूजा कश्मीर के इलाकों में बड़े पैमाने पर जारहाना जंगी फ़ज़ाई मशकों का मंसूबा बनाने जा रहा है। मोदी सरकार का पुलवामा और राजौरी में शर्मनाक हजीमत के बाद एक और ड्रामा मंजर-ए-आम पर आ चुका है, जिसके बाद फरवरी 2019 के दौरान पाक फ़ज़ाइया के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद अपनी सलाहियतों को जांचने के लिए भारतीय फ़ज़ाइया की जंगी मशकों का मंसूबा मंजर-ए-आम पर आ चुका है।
प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करते हैं मुल्की हालात की, इकोनॉमी के हवाले से। और नाजरीन, IMF पाकिस्तान से और क्या क्या चाहता है। हम मुआहिदे और कर्ज के हसूल के लिए लोहे के चने तो इस वक्त चबा चुके हैं, मगर मुआहिदा है कि होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब तो ये कहा जा रहा है कि हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदे के इम्कानात महदूद होते जा रहे हैं। बिल्कुल, और 11वां जायजा इजलास भी होने जा रहा है। पाकिस्तान के मौजूदा मुआशी हालात की वजह से मुल्क के पास IMF के अलावा कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है, क्योंकि जो दूसरे आलमी मालियाती इदारे हैं और दीगर ममालिक हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लिए कर्जे को IMF प्रोग्राम की बहाली से जोड़ रखा है। और दूसरी जानिब IMF की जानिब से केस जारी होने के बाद ही हमें मजीद कर्जे मिल सकेंगे। IMF का मौकिफ ये सामने आ रहा है कि उसे बैरूनी फाइनेंसिंग की तस्दीक का इंतजार है। इसके बावजूद कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब और UAE की जानिब से $3 अरब बैरूनी सरमायाकारी की जमानत भी दे दी है, ताहम IMF वर्ल्ड बैंक की जानिब से 2 अरब और एशियन जो बैंक है उसकी जानिब से भी, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की जानिब से $90 करोड़ फराहमी की तौसीक अभी भी चाहता है। बिल्कुल, और इससे कबल बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारा स्टाफ लेवल पर समझौते करने से भी गुरेज कर रहा है। पाकिस्तान हुकाम की जानिब से भी IMF की तरफ शक भरी निगाह से देखा जा रहा है। पूरे हालात पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है डॉक्टर खाकान, साबिक मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। अब ये जो पाकिस्तान ने IMF की हर मुश्किल, हर कड़ी शर्त मानी है, जैसा कि हमने कहा कि जो नाको चने हैं वो भी चबा लिए, लेकिन उसके बावजूद यही तासुर, यही इत्तलात सामने आ रही हैं कि जो प्लान है शायद मुकम्मल ना हो पाए। आपके पास क्या स्टोरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो देखिए कि मैंने बारहा यही कहा है कि पाकिस्तान के पास IMF के अलावा शायद इस वक्त कोई रास्ता नहीं है कि परमानेंट बेसिस पे इस चीज़ को शॉर्ट रन के लिए हल कर दिया जाए। यानी कि मैंने दोनों अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। ये हल तो शॉर्ट रन का ही है, बट एटलीस्ट ये जो इस वक्त क्लॉग हुई है इकोनॉमी, क्लॉग से मतलब है कि आप अगर अपनी इंपोर्ट्स देखें, जो कल फिगर आया अप्रैल का, वो सिर्फ $2.9 बिलियन का था। इसका मतलब है कि आपके पास ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं हैं कि आप अपनी जो इवन ट्रेंड इंपोर्ट्स हैं, जो कि मेरा ख्याल है एटलीस्ट $4.5 बिलियन की हैं, वो मंगवा सकें। इसलिए आपको फार्मास्यूटिकल की, रॉ मटेरियल की, पार्ट्स की, सब की शॉर्टेजेस हैं और इकोनॉमी जो है वो नहायत ही क्लॉग से मेरा मतलब है कि इकोनॉमी की जो आर्टरीज हैं, जिसमें पैसे का फ्लो हो, जिसमें मटेरियल का फ्लो हो ताकि इकोनॉमी चल सके, वो नहीं हो पा रहा। इसके साथ साथ जो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं वो भी ऑब्वियसली हिट हैं। ये एक अच्छी सिचुएशन नहीं है। इसको अनक्लॉग करने का तरीका और $4.4 अरब से अपने ज़खायर को बिल्ड करने का तरीका इन द शॉर्ट रन सिर्फ IMF से पैसे लेना, और ये कोई कर्जा ही लेना है हमने, जैसे आपने सही तौर पे कहा, पर उस कर्जे से बाकी चीजें भी खुल जाती हैं। मल्टीलैटरल्स के पैसे, बायलैटरल्स के पैसे, फ्रेंडली कंट्रीज के पैसे और कमर्शियल पैसे, ये हैं वो पैसे जो हम डॉलर फाइनेंसिंग में लेते हैं। अब आई थिंक बात ये है कि 2-3 चीजें हैं। एक तो IMF इज बीइंग ओवर केयरफुल विद पाकिस्तान बिकॉज पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत चैलेंजिंग है। नंबर 2, पाकिस्तान और IMF का मेरा ख्याल है कि एक ट्रस्ट डेफिसिट है आपस में, बिकॉज कई दफा पाकिस्तान ने इनहराफ किया इसी प्रोग्राम में IMF की उन एग्रीड कंडीशनैलिटीज से, चाहे वो पेट्रोल की कीमत में सब्सिडी देना हो, रुपए को पेग करना हो डॉलर से, या टैक्सेस के लगाने में देरी करना हो, गैस की कीमत बढ़ाने में 28-30 महीने गुजर गए। सो यू नो, ऑल इन ऑल आई थिंक देयर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन पाकिस्तान एंड द फंड। और आखिरी ये बात है कि पाकिस्तान की जो ग्रॉस फाइनेंसिंग नीड्स हैं, उस पे आई थिंक कि जो प्लान पाकिस्तान ने दिया है, और ये मैंने हमेशा कहा है कि रेसिपिएंट कंट्री पाकिस्तान या कोई और भी हो जिसको मैंने एडवाइस किया है, मैंने ये कहा है कि आप बहुत मेहनत किया करें, और आज के दौर में जो आप डॉलर फाइनेंसिंग का प्लान दें वो बिल्कुल जिसे कहीं ना सिक्का बंद हो। और इससे मतलब ये है कि पहले हमने कहा कि सऊदी अरेबिया और UAE आपको $3 अरब दे देंगे, पर आपको मालूम है कि उसको कराते कराते उसको अमली जामा पहनाने में हमें काफी टाइम। लेकिन डॉक्टर साहब, फिर आप नहीं समझते कि IMF के कहने पर यकदम बिजली, गैस और शरह सूद में इजाफा कर दिया गया, अवाम पर तो बोझ डाल दिया गया, जो बिजनेसमैन तबका है उस पर भी बोझ तो डल गया? इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि हमने बहुत एब्रप्ट एडजस्टमेंट्स की हैं। आप सही कह रही हैं। एब्रप्ट एडजस्टमेंट से मतलब यह है कि जो चेंजेस बिजली में आए हैं, जो चेंजेस गैस कीमत में आए हैं,
और तीसरा जो हमने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 50 रुपए तक बढ़ाई है, इन सब का डायरेक्ट इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट जो है, यानी कि कीमतों का जो बढ़ना है, जो प्राइस चेंजेस हैं, वो अवाम पर आया है और खास करके फिक्स्ड इनकम तबके पे और वल्नरेबल तबके पे, और ये बहुत ज्यादा है। इसके साथ साथ जब आपने IMF का प्रोग्राम फिर भी नहीं हुआ तो इसका एक बहुत ही और मेजर इम्पैक्ट आया, और वो यूं था कि जब डॉलर कम हुए और रुपए पे प्रेशर आया तो जो आप इंपोर्ट कर रहे थे तेल, जो आप इंपोर्ट कर रहे थे दालें, एडिबल ऑयल, फ्रूट्स, उन सब की कीमत में बहुत खातिर खा इजाफा हुआ, और जो फूड की इन्फ्लेशन है वो 48% को क्रॉस कर गई अप्रैल में। सो वेरी वेरी सीरियस। सो एक तो आपने IMF में जाने के लिए कुछ इकदाम किए ताकि स्टेबलाइजेशन हो, बट जब आप IMF में गए भी नहीं कि 9th रिव्यू को नहीं कंप्लीट कर पाए, तो उसका तो एक डबल वैमी सी हो गई, बिकॉज आपका रुपया जो है वो वीक होता चला गया, तो लोगों पर बोझ बहुत बढ़ गया। ये दिस इज अ वेरी वेरी डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे हैं, तमाम मामलात का डिटेल सामने रख रहे हैं, ज़र मुबादला ज़खायर घटकर महज 4.4 अरब डॉलर्स अब रह गए हैं, तो हम एक और बात करते हैं कि अगर IMF के साथ ये मुआहिदा नहीं हो पाता तो फिर पाकिस्तान के पास क्या मजीद ऑप्शंस बाकी हैं? So ये एक very difficult question, but let me answer it in 2 ways. Number one, the best thing to do is कि जब short run ICU में जाते हैं तो ICU का जो डॉक्टर है वो IMF है, so उसी को for the short run इलाज करने दीजिए, और अगर वो कोई कह रहा है कि कड़वी दवाई लें या आप इंजेक्शन लिखवाएं, वो लिखवा लेना चाहिए। सो पहला तो बेस्ट केस सिनारियो ये है। अगर आप ये नहीं करते तो जब भी पाकिस्तान ने ये नहीं किया, और कई दफ़ा ऐसा हुआ कि हम IMF के प्रोग्राम में गए एंड देन वी केम आउट ऑफ इट बिकॉज हम वो काम नहीं करना चाह रहे थे या हम नहीं कर पाए। ये मैं कर पाए का लफ्ज़ इसलिए यूज़ करता हूँ कि हमेशा याद रखिए, एवरीथिंग इन द एंड बॉइल्स डाउन टू इकोनॉमिक कॉम्पिटेंस एंड गवर्नेंस। अगर आप नहीं कर पाए कन्विंस समहाउ, तो आपको दूसरी चीज यही है जो हम कर रहे हैं, और वो यूं है कि हम सऊदी अरेबिया, UAE, चाइना और कतर, ये 4 ममालिक हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फॉरेन फाइनेंसिंग। अभी 2 अरब डॉलर वापस आए हैं चाइना से। सो इसी तरह अगर बाकी ममालिक से भी आते हैं तो आप कुछ और वक्त जो है, दोस्त ममालिक तो मदद कर रहे हैं, लेकिन अगर IMF की जानिब से तमाम मुआहदे डिले का अगर हमें सामना करना पड़ता है तो पाकिस्तान को दिवालिया की तरफ हम जाता भी देख रहे हैं। साबिक मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, इसके बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। और नाजरीन, सुबह सवेरे की बात हो और नाश्ते में चाय पराठे का जिक्र ना हो, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि कुछ जो नई रिसर्चेस सामने आ रही हैं उसमें यही कहा जा रहा है, फेवरेट नाश्ता वैसे ये रहा है। मैं पूछती थी रमजान में कि भाई आज क्या सहरी की, तो पूरे 30 दिन क्या कोई शख्स चाय पराठा से नाश्ता कर सकता है और सहरी कर सकता है? तो जनाब इसका जवाब है, सही जवाब है अनवार खावर। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वो पता नहीं क्या एक मेरी बचपन से आदत रही, आदत रही है, बिल्कुल हैबिट्स होती हैं। मेरी जो मदर हैं, तो बचपन में मैं और मेरा जो भाई है वो बहुत ज्यादा चाय पराठे के शौकीन थे, तो वो जब रमजान आता है तो कोई भी मुझे वो जो सहरी में कुछ नहीं मेरे से खाया जाता, कोई अंडा नहीं, कोई सालन नहीं मेरे से खाया जाता। तो जो लेकिन आप देखें ना, जो रिसर्च सामने आ रही है कि चाय के साथ कोई भी खाने की चीज जब कंज्यूम की जाती है, चाहे आप बिफोर करें या नाश्ता, नाश्ता हमारा जो अक्सर होता है, जैसे कि आपने सहरी का बताया, लोगों का फेवरेट नाश्ता चाय पराठा होता है, तो चाय के साथ खाने की जब भी कोई चीज कंज्यूम करते हैं तो जो भी अफादियत या मिनरल्स या विटामिन्स उस खाने में मौजूद होते हैं, चाय उसको जाकर डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके जिस्म को, बॉडी को बहुत सारे नुकसानात उनका सामना करना पड़ता है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, जितने भी एशियाई ममालिक हैं वहां पर पसंदीदा नाश्ता है, और आई थिंक इजी टू मेड है, बहुत जल्दी बन जाता है, और कोई उसमें अब जैसे कि मेरा फेवरेट नाश्ता है अंडा और टोस्ट, तो वो मुझे बड़ा पसंद है। चले वो हेल्दी भी समझते हैं कि आप, और एक और लेकिन जब हम उसके साथ चाय का इस्तेमाल कर लेते हैं, एग प्लस टोस्ट, तो वो भी उसकी अफादियत को खत्म कर देता है। यानी कि चाय अगर आप खाने के बाद अनवार लोग लेते हैं, अपना लंच करते हैं, डिनर करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि फौरन लंच के बाद चाय लेने की आदत है। टोस्ट भी फायदेमंद नहीं है, जिस तरह से हम देखते हैं
हैं, जो एक प्रोसेस है उसके बनने का, वो भी अच्छा नहीं है। और पराठे की जब हम बात करें तो कल परसों कुछ वीडियोस देख रही थी, रील्स देख रही थी कुछ हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस की और जो इस साउथ एशियन एक्ट्रेसेस हैं उनकी, तो बड़े मजे में कि सुबह सबसे पहले जो एक्टर्स हैं, क्योंकि उनको अपनी बॉडी का, फिटनेस का बड़ा ख्याल रखना होता है, तो वो सुबह उठकर क्या लेते हैं, तो बहुत सारी उनमें से एक्ट्रेसेस ने कहा कि देसी घी वो लिया, बटर लिया जाता है। बहुत सारी खवातीन ने ये कहा, खवातीन ने नहीं, एक्ट्रेसेस, सेलिब्रिटीज ने कहा कि वो अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, लेमन वाटर लेते हैं। डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी। और हम सबसे पहले चाय लेते हैं। हम सबसे पहले चाय पीते हैं और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा चाय पी जाती है। कितने ही बिलियन डॉलर्स की चाय पर मतलब पैसे खर्च कर दिए जाते हैं कई बार। बिल्कुल ऐसे ही। और जितना दूध का इस्तेमाल किया जाता है वो भी उस तरह से फायदेमंद नहीं है। और पराठे का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो हम बहुत ज्यादा उसको ऑयली कर देते हैं। बेशक देसी घी लगा रहे हैं तो हमारी कोशिश होती है कि बिल्कुल वो नुचड़ रहा हो रोटी उसमें, तो फिर हम खाते हैं उसको। बहरहाल ये तो हमने आपके साथ अब फैक्ट्स शेयर कर दिया, फैसला आपका है कि चाय आपको खाने के साथ कंज्यूम करनी है कि नहीं करनी है। हम बहरहाल बढ़ेंगे प्रोग्राम में एक शॉर्ट ब्रेक की जानिब, के बाद आपको दोबारा जॉइन। स्टे विद अस। वेलकम बैक। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के वनडे सीरीज पर बात करने से पहले हम माज़ी करीब की दो पेसर्स की सबसे पहले बात करेंगे जिन्होंने 1990 की दहाई में दुनिया की बेहतरीन बैटिंग लाइन को तेगनी का नाच नचाया था। पाकिस्तान के बाएं और दाएं हाथ के बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स जिनको 2Ws के नाम से भी जाना जाता है, वसीम अकरम और वकार यूनुस, जो कि मुखालिफ टीम पर कहर बनकर टूटते रहे। बिल्कुल। और अब ऑस्ट्रेलिया में दोनों क्रिकेटर्स को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की एजाजी रुकनियत दी गई है। फिर आईपीएल में जहां पर न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिल रहा, ये भी खबरें चल रही हैं, ट्विटर ट्रेंड्स भी हैं, और यही हाल इंग्लैंड के खिलाड़ियों का भी है। जबकि कोहली और गौतम की लड़ाई की जो खबरें हैं वो भी सामने आ रही है। बहरहाल कल न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के माबैन 5 मैचेस की सीरीज का तीसरा मैच आज कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इन तमाम बातों पर, पहलुओं पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद उवैस। उवैस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सबसे पहले तो हम बात करें वसीम की, वकार की, कि हम इस क्लास के बॉलर्स अब तक क्यों नहीं बना पाए। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, वसीम और वकार तो आपको पता है खुद एक क्लास थे। ऑब्वियसली हमेशा एक बात की जाती है कि लेजेंड जो है वो लेजेंड होता है, दूसरा लेजेंड पैदा करना आसान नहीं होता। कुछ हद तक आपको पता है कि ऑब्वियसली वो सीनियर्स थे, लेजेंड्स थे, लेकिन लेजेंड बनते हुए भी आपको पता है बड़ी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। लेकिन वो जो क्रिकेट 90s में होती थी उसमें काफ़ी डिफरेंसेस अब क्रिकेट में आ चुकी है, क्योंकि अब जो क्रिकेट होती है उसके अंदर आप देखें तो रिवर्स स्विंग ख़त्म हो चुकी हुई है, और ख़ास करके जो नए डायमेंशंस आईसीसी की वजह से तो वो चीज़ आपको अब नज़र नहीं आती क्रिकेट के अंदर। तो दैट इसलिए है कि जो प्लेयर्स हैं खास करके वो अब आपको डिफरेंट लेवल पर नजर आते हैं। उसके अलावा अगर हम T20 क्रिकेट की बात करें तो इतनी ज़्यादा अब हो चुकी है एज कम्पेयर टू जो क्रिकेट पहले होती थी। जहाँ टेस्ट क्रिकेट की मैं बात करूँ तो कुछ डायमेंशंस चेंज हुई जिसकी वजह से अब वैसे बॉलर्स आपको नज़र नहीं आते। लेकिन क्योंकि जितनी स्पीडी इस वक्त T10 भी है, T20 भी है, बाकी मामला है, तो प्लेयर्स की कोशिश की कि हम लोग छोटे फॉर्मेट्स खेलें एज कम्पेयर टू बड़े। कल भी मैं ये बात कर रहा था कि एक अच्छी चीज़ इस दफ़ा अंडर-19 पाकिस्तान में ये लगी है कि आपने बड़े फॉर्मेट से स्टार्ट किए, जो कि 4-डे क्रिकेट है, वहाँ से आप लड़कों को लेके चल रहे हैं। क्योंकि बांग्लादेश में अंडर-19 जो सी 4-डे क्रिकेट खेल रही है, तो असल 4-डे क्रिकेट के अंदर आपको टेम्परामेंट का पता चलता है कि मैंने आउट करने हैं, मैंने अपना कोटा पूरा नहीं करना 4 ओवर्स का। जब वसीम बकार भाई खेलते थे, आकिब भाई वगैरह जो बड़े नाम थे, तब आपको होता था कि मैंने आउट करने हैं, क्योंकि उस पर टेस्ट क्रिकेट बहुत ज़्यादा होती थी। आप इंप्लीमेंट करते थे डिफरेंट आइडियाज़ कि मैंने रिवर्स स्विंग कैसे करना है, मैंने इन कटर आउट कटर कैसे निकालना है, मैंने ब्लॉक और डिलीवरीज को कैसे यूज़ करना है। लेकिन आजकल इतनी वो आईसीसी की तरफ से रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो गए। आपको पता है, अगर मैं बात करूँ आखिरी 10 ओवर में आपको पता है 5 प्लेयर्स जो हैं वो बाहर फील्ड के अंदर करते हैं। फिर उसके बाद कुछ पावर प्ले वाले मामला आ गए हैं जो बैटिंग साइड को ज़्यादा सूट करती हैं, जो कि रिवर्स स्वीप वगैरह आ चुकी हैं। तो बहुत सी डायमेंशंस होगी, इसलिए आपको वैसे बॉलर्स अब नजर नहीं आते। ठीक है, तो वैसे आप ये समझते हैं, जैसे T20 क्रिकेट पर आप भी बात कर रहे हैं, शॉर्ट फॉर्मेट की वजह से आपको लग रहा है जो हमारे बॉलर्स हैं अब उनका वो स्टेमिना उस तरह से नहीं है जिस तरह पहले टेस्ट क्रिकेट थी या पहले 50 ओवर्स मैचेस ही होते थे जो वनडे मैचेस हैं। तो आपको लगता है कहीं जो T20 का एक एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है? हालांकि आज अगर हम बात करें फैसिलिटीज़ की तो बहुत ज़्यादा है, आपके पास कोचेज़ हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तमाम टेक्निक्स मौजूद हैं, टेक्नोलॉजी है, फैसिलिटीज़ मौजूद हैं।
देखिए चीज़ तो मैंने जैसे आपको बताया ना कि अब स्लो एंड स्टडी जो ग्रेजुअली जो स्पोर्ट्स अनफॉर्चुनेटली T20 ज़्यादा आपको पता ओवरटेक करता है। आपने देखा होगा कि इस वक्त दुनिया क्रिकेट के जो बड़े बॉलर्स हैं, चाहे वो बैट्समैन की बात करें, स्पेशली बॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो ज़्यादा प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि छोटा फॉर्मेट है, ज़्यादा वहाँ पर आपको फिटनेस के इशूज़ नहीं होते, तो आप उसको कैरी ऑन ज़्यादा करते हैं। और साफ सी बात है कि जब फाइनेंसिस की बात करूँ, चाहे बात करें हम लोग ज़्यादा ब्रांडिंग की, तो T20 में एज कम्पेयर टू वनडे टेस्ट मैचेस वो चीज़ नज़र आपको ज़्यादा आती है। और क्योंकि देखिए हम हमेशा बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट की, लेकिन इस वक्त जो हालिया जो सूरत हाल है उसके अंदर आप वनडे क्रिकेट की बात करें तो वनडे क्रिकेट ज़्यादा रगड़े में जा रही है। अब लोग ये कहते हैं कि वनडे क्रिकेट शायद ख़त्म हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा रिसेंटली भी वनडे में आपको बहुत ही कम लोग नजर आते हैं जो कि पूरा का पूरा मैच है वो देखते हैं। अभी पिंडी में चलो आपको ज़बरदस्त क्राउड मिला था वनडे के अंदर भी, लेकिन कराची में क्योंकि आपको पता है खबरें आ रही थी कि बहुत मुश्किल से टिकट्स बिक रही हैं, कि वनडे की टिकट्स भी यहाँ तक की नहीं बिक रही है। आईपीएल का भी तस्करा करना चाहेंगे, जो हालिया तनाज़ा सामने आया है कोहली और गौतम की लड़ाई, ये पूरा क्या मामला हुआ है? और ये बड़ा एक अजीब मसला उधर हुआ है, क्योंकि आईपीएल के अंदर अगर आप देखें 3 की लड़ाई थी, खाली गौतम गंभीर और उसकी विराट कोहली की नहीं थी, नवीन की भी थी, अफगानिस्तान ताल्लुक है। क्योंकि एक चीज़ बड़ा मैं थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए था क्योंकि अगर मैं दोनों प्लेयर्स की बात करूं, गौतम गंभीर और विराट कोहली की, तो दोनों के इस वक्त एक कोच हैं और एक टीम के प्लेयर हैं, कैप्टन भी नहीं है बैंगलोर के। मैं विराट कोहली की बात कर रहा हूँ। कैप्टन्स जब आपस में उलझ नहीं रहे, अंपायर आके बीच में जब वो बीच में आके बात करें, अंपायर डिसीजन ऑब्वियसली अंपायर की डिसीजन होती है, जो मर्जी हो, बाद में चाहे वो टीम मैनेजर उसको चैलेंज करे वो एक अलग चीज़ होती है जो कि ऑफिशियल एक चीज़ होती है, लेकिन ग्राउंड पे मामला नहीं होने चाहिए थे। शायद वो क्योंकि आपको पता है हीटेड अप जो सा वो मैच, क्योंकि उसको लम्हात ऐसे थे कि बैंगलोर को जीत भी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि अगर पूरे कैरियर की बात करूँ तो विराट कोहली बेशक परफॉर्म करते रहे हैं, सब बहुत बड़े बैट्समैन है, सबको पता है, लेकिन आईपीएल में स्पेशली बात करूँ तो बैंगलोर के लिए आपको पता है एक भी अभी तक ट्रॉफी उनके हाथ में नहीं है। कब से आईपीएल खेली जा रही है, उनकी कोई खास नहीं रही बैंगलोर टीम की, आईपीएल में बात कर रहा हूँ, तो वो भी एक फ्रस्ट्रेशन होती है। वो फ्रस्ट्रेशन इसलिए निकली थी क्योंकि उस दिन वो मैच जीते थे, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था उनके लिए, वो मैच अनएक्सपेक्टेडली जीते, तो फ्रस्ट्रेशन आप ग्राउंड पे नजर आई। लेकिन वही चीज़ है कि जब आप इतने बड़े प्लेयर होते हैं, आपको पता है, तो उनको ठीक ठाक फाइन भी हुआ टीमों को। अगर मैं गौतम गंभीर की बात करूँ, चाहे बात करूँ अपना जो अफगानिस्तान के नवीन उल हक, उनको भी फाइन हुआ है, लेकिन ऐसा बड़े प्लेयर की बात करूँ तो आपको बड़ी चीज़ों पे जो है ना रिलैक्स रहना चाहिए आप, क्योंकि जो भी करें आप लेजेंड हैं, लोग आपको मानते भी हैं क्रिकेट ऑब्वियसली जिस तरीके की। लेकिन काफी वायरल हो रही है वीडियोस, काफी इसको पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर भी देखा जा रहा है। देखिए मैंने आपको बात बताई ना, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा वायरल हुई है, विराट कोहली ऑब्वियसली उनके बारे में आपको पता हर कोई बात करे। फिर आपको पता है गौतम गंभीर ने कल एक बयान दिया, उन्होंने कहा जी अपना अगर आप लोग विराट कोहली को स्पेशली, उन्होंने किसी न्यूज़ चैनल से बात करते हुए जहाँ मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि मैंने विराट को यही कहा है कि अगर ज़्यादा बात करनी है ना तो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में 50 के प्लस स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके दिखाना। अगर मैं आईपीएल के हवाले से ये भी हम सुन रहे हैं, जैसे ओवेस के जो न्यूजीलैंड खासकर इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं उनको उस तरह से मौका नहीं मिल रहा, ऐसा पहले भी हुआ है? देखिए ऐसा पहले तो नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैं आईपीएल हिस्ट्री की बात करूं तो आपको पता है एक चीज़ आईपीएल की थोड़ा सा मैं आपको क्लैरिफाई भी करूं। आईपीएल क्योंकि अगर हम आईपीएल क्रिकेट की बात करें तो प्लेयर्स के साथ साथ उनके जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको भी कुछ ना कुछ चंक जाता है इसका। जितने प्लेयर्स आप खेलते हैं, सपोज अगर आपके एग्जांपल दे रहा हूँ 6 लड़के अगर आपके खेल रहे हैं, अगर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के, तो उनको कुछ चंक जाता है क्रिकेट बोर्ड को भी उसकी मद में। लेकिन इस दफ़ा मैंने सुना है, क्योंकि मैं ज़्यादा क्लोजली मैंने वॉच नहीं की आईपीएल, लेकिन कहीं ना कहीं सुन रहा हूँ कि जो प्लेयर्स का खास करके न्यूजीलैंड के जो प्लेयर्स हैं उनका बड़ा सुनने में आया कि उनको ज़्यादा मौका नहीं मिल रहा यहाँ पर अपना आईपीएल में अपने आप को करवाने का। क्योंकि आपको याद हो रिसेंटली वुमेन जो आईपीएल हुई थी उसमें भी अगर आपने देखा हो तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी आईपीएल फ्रेंचाइजेस ने कि हम लोग लोकल टैलेंट को ज़्यादा खिलाएं, वहाँ पर लोकल टैलेंट को ग्रूम ज़्यादा करें। और एक चीज़ होती है जहाँ पर आप लोकल टैलेंट पे ज़्यादा फोकस करते हो, और इस दफ़ा आईपीएल मेंस के अंदर भी मैंने देखा है कि जो आपके लोकल टैलेंट है उन पर बहुत ज़्यादा वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि हम लोग लोकल टैलेंट को निकालें यहाँ से। क्योंकि देखें आगे चाहे वो वर्ल्ड कप की बात करें या वर्ल्ड कप आपको पता है इंडिया के अंदर है, तो ऑब्वियसली आपको एक स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूटरशिप चाहिए, वहाँ पर आपकी टीम हो ताकि वो आपको प्रॉपर तरीके से आप उसको मार सकें। पाकिस्तान या जिस मालिक के खिलाफ आपने खेलना है तो वो टैलेंट पे ज्यादा इस वक्त मैंने देखा है तो ज्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं। ठीक है वैसे ये बताइएगा, आज देख रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी जीत के हैट्रिक कर सकेगा, और साथ ही साथ मैं पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान के जो टॉप ऑर्डर के मसाइल थे वो लंबे अरसे से मौजूद रहे हैं, लेकिन हालिया दिनों में हम देख रहे हैं कि जो टॉप ऑर्डर है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। देखिए पाकिस्तान ने तो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। अगर आज मैं मैच की बात करूं तो 2 चीज़ें यहाँ पर आज देखने वाली होंगी, बल्कि 3 चीज़ें मेरे लिए। एक स्पेशली बाबर आजम की, क्योंकि बाबर आजम को इस वक्त
5 इनिंग्स में 75 रन चाहिए 5000 रन मुकम्मल करने के, तेज तरीन मुकम्मल रन करने के लिए, जो किसी बैट्समैन ने आज तक नहीं किए होंगे। अल्लाह करे कि आवाज ही कंप्लीट कर जाए उस चीज़ को। फ़खर जमान की अगर मैं बात करूँ, फ़खर जमान अगर आज सेंचुरी एक और करने में कामयाब होते हैं तो वो रिकॉर्ड तोड़ देंगे, संगाकारा का रिकॉर्ड बल्कि बराबर कर देंगे, 4 सेंचुरी। वैसे अगर पाकिस्तान के हम जो फ़खर ने अभी तक रिकॉर्ड कायम किया है, पाकिस्तान के बड़े एलीट प्लेयर्स हैं जिनके पास ये रिकॉर्ड मौजूद है, हैट्रिक उन्होंने सेंचुरी जिस तरह से की है, तो कितना इम्कान है कि आज भी वो उतना स्कोर कर पाएंगे? क्योंकि रावलपिंडी की जो पिच है वो फ्रेंडली है बहुत ज़्यादा फॉर बैटर्स। कराची के हवाले से कुछ डिफरेंट होगा? देखिए पिंडी की विकेट तो ऑब्वियसली आपको पता है कि बैटिंग ज़्यादा फ्रेंडली होती है। आपने देखा होगा पिछले मैच में भी कि बड़ा ज़बरदस्त उसकी बैटिंग थी, खास करके पाकिस्तान टीम में, क्योंकि 2 की जब आप लीड लेते हो किसी से इनिंग्स के सीरीज के स्टार्ट में, ऑटोमेटिकली प्रेशर डाल देता है दूसरी टीम के ऊपर। लेकिन कराची विकेट थोड़ी डिफरेंट है, वहाँ पर स्पिनर्स को ज़्यादा मदद मिलती है। देखने वाली बात है, क्योंकि इस दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक अच्छी चीज़ मुझे लगी कि चाहे वो T20 की आप बात करें, डिफरेंट विकेट्स के ऊपर मैचेस खिलाए गए, एक ही विकेट पर बार बार मैच नहीं खिलाया गया, डिफरेंट विकेट्स थी। आपने रिजवान को भी देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने ये बात की कि कराची में क्या विकेट होगी, वहां पर अपना क्या क्यूरेटर्स ने विकेट बनाई है, देखते हुए पता लगेगा क्या होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक पीक पकड़ी है, खास करके न्यूजीलैंड टीम को आपने देखा होगा कि उन्होंने बड़े अच्छे टाइम पे मोमेंटम इस वक्त पकड़ लिया वनडे के अंदर। आप देखें तो बॉयज की बात करूं, जो उनके ओपनर हैं वो बड़ा बस परफॉर्म करें। फिर मिडिल ऑर्डर के अंदर कहीं ना कहीं आपने देखा होगा केन विलियमसन की मैं बात करूं तो वर्ल्ड कप के लिए आपको पता है कि उनका डाउटफुल हो रहा है कि वो पता नहीं होते हैं नहीं होते वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर। लेकिन मिचेल ने उनकी जगह, मैं कहता हूं, उनको कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली मुझे समझ आ रही है कि न्यूजीलैंड मिचेल को ज्यादा यूज वहां पर कर रहा है, ताकि अगर नहीं होते अपना केन विलियमसन तो वो कमी पूरी कर सके। और उन्होंने अच्छे तरीके से आपको पता है परफॉर्म भी किया यहाँ पर मिचेल ने। पाकिस्तान ने जिस ठीक है अवैस, अब एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि पाकिस्तान ये सीरीज व्हाइट वॉश करे और जीत जाए, और एक वजह इसकी ये भी कही जा रही है कि जो न्यूजीलैंड की कम तजुर्बेकार टीम है वो भी पाकिस्तान में मौजूद है। लेकिन हमने देखा है कि एक बात ये भी है कि न्यूजीलैंड की जो टीम है उसने पाकिस्तान को टफ टाइम जरूर दिया है। देखिए लोग तो बातें करते हैं, लोग तो कहते हैं कि तजर्बेकार टीम है या जो भी है, या वो इतने ज़्यादा अपना वो नहीं है, क्या नाम है, ज़्यादा टीम आप कह सकते हैं कि वो इतनी ज़्यादा वो नहीं है जो कि न्यूजीलैंड एक टीम अपना जो कि भेजते हैं, जो कि वर्ल्ड कप में आपको पता है डिफरेंट आपको टीम नजर आएगी न्यूजीलैंड की। लेकिन एक चीज़ देखिए यहाँ से क्लियरली मैं आपको बताऊँ, जब आप क्रिकेट खेलते हो तो आप जब कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो तो आप प्रॉपर तरीके से जो लोकल लैंग्वेज में कहते हैं वो प्लेयर जो है वो रगड़ा खा के ऊपर आता है। इतना आसान नहीं होता उसके लिए न्यूजीलैंड या चाहे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना। लेकिन एक चीज़ आप पाकिस्तान टीम की देखें तो आपको एक और चीज रियलाइज करनी पड़ेगी कि आपके पास 5 वनडे हैं वर्ल्ड कप और एशिया कप से पहले, इसके बाद आपके पास कोई वनडे मैचेस नहीं है। कल भी मैं अपने आरएफ में कर रहे थे कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीनियर अपना जो मेंबर्स उनसे कि सर क्या नॉन टेस्ट नेशंस को यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा कि वो पाकिस्तान साइड मैचेस कुछ खेलने वगैरह, तो उन्होंने कहा कि इतना टाइट स्केड्यूल है तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान आपस में साइड मैचेस खेल के जो है ना वो प्रैक्टिस सेशंस जो अच्छा वैसे जैसे कि हमने पिच का भी जिक्र किया है, अगर हम बॉलर्स की बात करते हैं, रावलपिंडी की पिच पर बॉलर्स के लिए कोई मदद खास नहीं थी, फिर आखिरी वनडे मैच में सिर्फ 8 विकेटें ही गिर पाई थी। तो कराची की जो पिच है फॉर बॉलर्स कैसी होगी? बैटर्स के हवाले से तो आपने तस्करा किया ही है अभी। देखिए बॉलर्स के लिए हमेशा एक चीज़ याद रखें, चाहे वह एहसानुल्लाह की बात करें चाहे जमान खान की आप बात करें, तो ये वो बॉलर्स हैं जो कि शायद चलें मैं एहसानुल्लाह की सबसे बात करता हूँ। आपको पता है एहसानुल्लाह को बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान या इंटरनेशनल जो आपका फ्यूचर है उसका पाकिस्तान की बड़ी नज़र है, उसके ऊपर परफॉर्म करेगा। लेकिन आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी पड़ती है, चाहे पिंडी की विकेट है चाहे कराची की विकेट है, जब आप वनडे खेल स्पेशली मैंने पहले भी आपको कहा कि आपने अपना कोटा पूरा करना है और आपने ब्रेक थ्रूज लेके देने होते हैं। जहाँ पर स्लोवर डिलीवरीज की बात आती है, एहसानुल्लाह स्लोअर वंस कराते हुए कहीं ना कहीं वो आपने देखा होगा कि वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थे पिंडी की विकेट पे, क्योंकि वहाँ पर आपको स्लोअर वंस करवानी पड़ती है एज कम्पेयर टू नसीम शाह को आपने देखा होगा कि वो पैचेस में आए हैं पाकिस्तान में, उनको कुछ ना कुछ आपको पता है इंजरी का भी शिकार रहे हैं। फिर जब शहीनशाह अफरीदी नहीं थे, मुझे याद है वर्ल्ड कप के अंदर खास करके उन्होंने एक जिम्मा उठाया था पाकिस्तान अटैक का, और आपको पता बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस लड़के ने किया था। पिछले मैच में भी आप देखें तो जो उन्होंने अभी तक जो 2 मैचेस हुए हैं उसके अंदर उन्होंने 20 ओवर्स करवा के एक भी बाउंड्री नहीं अपना जो उनसे उनको पड़ी है, तो ये बड़ा एक रिकॉर्ड होता है इस चीज़ में भी कि इकोनॉमी रेट को बड़ा मेंटेन करके। लेकिन यहाँ पर वही बॉलर कामयाब होगा, कराची विकेट हो चाहे शहीनशाह वापस आते हैं, जो कि स्लोअर वंस पे ज्यादा डिपेंड करेंगी और खास करके ब्लॉक और डिलीवरीज जो मर्जी शॉट बड़ी तकड़ी होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन। तो नाज़रीन प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आपके साथ शेयर करेंगे। तो अनवार अक्सर फल वगैरह जब मंगवाते हैं तो आपको भी टेस्ट उसका मुख्तलिफ महसूस होता होगा, तो आज आड़ू के हवाले से हम एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करने वाले हैं, क्योंकि आड़ू जनाब पहले पंजाब में पहुंचता था या पाकिस्तान में स्वाद से, लेकिन अब इसकी काश नाज़रीन पंजाब में
हो रही है दरियाई चिनाब की पट्टी पर, कि थोड़ा सा डिफरेंट भी है, तो इस पर जाहिद मुनीर की खुसूसी पूरे रिपोर्ट प्रोसेस पे। यस, जलालपुर भटिया की जरखेज जमीन तमाम फसलों के साथ साथ बागात के लिए भी नहायत मौजू है। सवाद का फल आड़ू अब दरियाई चिनाब की पट्टी पर भी काश्त किया जाने लगा है। काश्तकारों की शब रोज की मेहनत रंग लाई। नवाकोट के बाग के आड़ू का फल पक कर तैयार हो गया है। इस बाग के आड़ू का जायका और अपनी मिठास में अपनी मिसाल आप हैं, जो मंडियों में हाथों हाथ फरोख्त होते हैं। इस बाग के आड़ू का फल सवाद के आड़ू की निस्बत मार्केट में पहले दस्तयाब होता है। मीठा होने के बायस मंडियों में इसकी कीमत भी मुनासिब मिल जाती है, जिससे बागबान खूब मुनाफा कमाते हैं। ये वैद आड़ू का बाग है जो हमारे इलाके में मौजूद है। इसके ज़रिए बहुत से लोगों को रोज़गार मिल रहा है। हम यहाँ पे मजदूरी करते हैं और इसका मालकान बहुत अच्छे है जो हमें डेली बेसिस पे इसकी उजरत अदा कर देते हैं। साढ़े इलाके आड़ू का एक बाग है, तैसे तुआ के खुद आड़ू तुड़वा के लैके जाई देना, और मीठा भी है और सस्ता भी मिल जाता है। आड़ू सेहत के लिए मुकम्मल खुराक का दर्जा भी रखता है। इस खूबसूरत फल के कुछ अहम और हैरत अंगेज सेहतमंदाना फवायद भी हैं। ये जिस्म में तमाम हिस्सों में खून की गर्दिश को बढ़ाने के अलावा आंखों के पट्टों की फालियत को बेहतर बनाने के काबिल बनाता है। आड़ू में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम और कैल्शियम भी मौजूद होते हैं। आड़ू का ये बाग मकामी लोगों के लिए रोजगार में भी इजाफा कर रहा है। इलाके के नौजवान बाग में मजदूरी करते हैं, जिनको अच्छा मुआवजा भी अदा किया जाता है, जिससे वो खुश दिखाई देते हैं। शहरी बाजार की निस्बत बाग से ताज़ा आड़ू खरीदने को तरजीह देते हैं। जरूरत इस अम्र की है कि हुकूमत काश्तकारों को मराद के साथ साथ बागबानी के जदीद तरीके काश्त के मुतल्लिक आगाही प्रोग्राम मुरतब करे, ताकि ये बागबान ज्यादा रकबा पर बाग काश्त करके मुल्की मईशत की मजबूती में अपना किरदार अदा कर सकें। इस आड़ू के बाग का तजुर्बा हमारा बहुत अच्छा रहा है और इससे अच्छी खासी आमदन हुई है। तो मैं सब किसान दोस्तों को यही मशवरा दूंगा कि इस बागबानी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग दें। ये आड़ू बहुत मीठा है, हम यहाँ से खरीद कर मंडी में सेल कर रहे हैं और हमें अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। आड़ू के बागात की काश्त में पंजाब के किसानों का बढ़ता रुझान खुशअंद बात है। आज वक्त की अहम ज़रूरत है कि मुआशी मुनाफा में इजाफा के लिए हुकूमत इन बागबानों की मुआवनत तरजीह बुनियादों पर करे तो फलों की पैदावार में कई गुना इजाफा हो सकता है। कैमरामैन अली रज़ा के साथ मोहम्मद जाहिद मुनीर, नियो न्यूज़, जलालपुर भटिया। वेलकम बैक वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान। और नाज़रीन, आज भी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार किसी न किसी हवाले से खबरों में आते रहते हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। एक अहम खबर भी शामिल करेंगे, जहां इमरान खान की थाना रमना में दर्ज मुकदमे में अबूरी जमानत से मुतालिक केस की समाअत इमरान खान की अदम पेशी पर अदालत की जानिब से इज़हार बरहमी किया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए और उसमें कहा कि अदालती वक्त तक दरख्वास्त गुजार इमरान खान पेश नहीं होते तो फिर अबूरी जमानत खारिज कर दी जाएगी। अहम खबर है आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इमरान खान की थाना रमना में दर्ज मुकदमे में अबूरी जमानत से मुतल्लिक केस की समाअत और इमरान खान की अदम पेशी पर अदालत का इजहार बरहमी भी सामने आया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स में ये बात सामने आई है। उनका कहना है कि अदालती वक्त तक दरखास्त गुजार इमरान खान पेश ना हुए तो अबूरी जमानत खारिज कर देंगे। इमरान खान की अदम पेशी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बरहमी का इजहार। इमरान खान की थाना रमना में दर्ज मुकदमे में अबूरी जमानत के केस के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। अदालत वो नहीं पहुंचे और इजहार बरहमी किया गया। अदालत की जानिब से अदालती वक्त तक दरख्वास्त गुजार पेश नहीं होते तो फिर अबूरी जमानत खारिज कर दी जाएगी। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स भी सामने आए हैं। अपडेट करें आपको इस आम खबर के हवाले से, जहां इमरान खान की थाना रमना में दर्ज मुकदमे में अबूरी जमानत का एक केस है। इमरान खान की अदम पेशी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इजहार बरहमी किया गया है। और एक बार फिर से बात करेंगे, आज भी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार किसी न किसी हवाले से खबरों में आ रहे हैं। कभी उनके दौर में होने वाले फैसलों पर बात की जाती है तो
कभी उनके बेटे की मुबैना ऑडियो सामने आ जाती है। पहले गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस शमीम अख्तर की तरफ से इल्जामात का एक सिलसिला था और आज हमारे साथ पाकिस्तान की मारूफ बैनुल-अक़वामी शख्सियत जनाब महमूद भट्टी साहब भी मौजूद हैं। बिल्कुल, डिफेंस में मौजूद उनके अस्पताल पर साबिक चीफ जस्टिस ने छापा मारा। उसके बाद महमूद भट्टी साहब खासे मायूस में दिखाई दिए। हमारी गुफ्तगू भी उनसे ऑन एंड ऑफ चलती रही इस मामले पर। खैर, वो तो वक्त गुजर चुका। आज हम उनसे फैशन पर भी डिस्कस करेंगे और इस मामले पर भी डिस्कस करेंगे। थोड़े सियासी कमेंट भी हम लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जनाब इन क्वेश्चन है मारूफ फैशन डिजाइनर महमूद भट्टी साहब। भट्टी साहब, थैंक यू सो मच। इट इज ऑलवेज प्लेजर मीटिंग यू। तो ये जो मामला है चीफ जस्टिस साहब का, उन्होंने छापा भी मारा आपके हॉस्पिटल पर, पूरा मामला आपने पहले भी डिस्कस किया हमारे साथ। जाती कमेंट्स भी उन्होंने आप पर किए? जाती, बिल्कुल जाती किए, लेकिन मैं उस आदमी को मैं नहीं जानता था ये कौन आदमी है, क्योंकि वो कोई 100 कैमरामैन साथ लेके अपने आया हुआ था। मैं तो पार्किंग प्लाजा बन रहा था, उसके डिज़ाइन कर रहा था। तो मैं अभी पेरिस से आया था, तो मैंने जीन तो टी शर्ट पहनी हुई थी। वो आते सारी मुझे पर्सनल टैग कर रहा था, डाकू, डिज़ाइनर डाकू। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी ये क्यों। तो मैंने पुलिस वाले को पूछा ये कौन साहब हैं, मुझे डाकू डाकू कह रहे हैं। कहते ये चीफ जस्टिस साहब हैं। और मैंने कहा सर आप तो बड़े बदतमीज हैं, चीफ जस्टिस तो बड़े पढ़े लिखे इंसान होते हैं। तो बस वाईफाई ये पकड़ लो, इसको पासपोर्ट छीन लो, इसको उस लिस्ट में डाल लो, ये डाकू है, ये मेरा पासपोर्ट ले लिया, मेरी वाइफ होती थी बाहर की, उसका पासपोर्ट ले लिया, वो बेचारी गिर गई। तो अदालत में लेके आओ, कपड़े चेंज करके आना। एक आदमी मतलब पर्सनल अटैक नहीं हम किसी पे करते। और ऊपर से चीफ जस्टिस की ना पोस्ट बहुत बड़ी होती है। वो हॉस्पिटल है, वो डॉक्टर नहीं है। जो डॉक्टर है वो चीफ जस्टिस नहीं है। बिल्कुल, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन हॉस्पिटल में एक हेल्थ वाले आते हैं। लेकिन भट्टी साहब, किस नौयत पर, किन इल्जामात की बुनियाद पर इतना संगीन एक्शन लिया गया? पूरा मामला क्यों इस तरह के कमेंट्स पास किए? मुझे नहीं पता। मुझे तो मैं तो मतलब एकदम मतलब एक शरीफ आदमी परेशान हो जाता है ना। बोलो कभी उसने पुलिस ने देखी हुई, अदालतें नहीं देखी हुई, वो चुप करके अपना काम करता है और कोई चक्कर ही नहीं है। इधर से पकड़, इधर से पकड़। माशाल्लाह वो उनकी वजह से, क्योंकि इतना मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ, उसकी वजह से मेरी डिवोर्स हो गई, मुझे स्टेन पड़ गया, मैं पेरिस चले गया, अगले दिन फ्लाइट लेके मैं वापस चले गया। और साल में पाकिस्तान डिवोर्स किस तरह से? गालिबन आपकी एक्स वाइफ से मेरे ख्याल से मेरी भी मुलाकात हुई थी, तो क्या मामला बना? वो देखे ना, बाहर की जो औरतें होती हैं ना, खवातीन जो होती है ना, तो वहाँ पे किसी को नहीं पता चीफ जस्टिस का नाम क्या है। मुझे आज तक नहीं पता फ्रांस के चीफ जस्टिस का नाम क्या है। मुझे नहीं पता चीफ ऑफ आर्मी का नाम क्या है। तो वो एक चीफ जस्टिस आके 100 पुलिस वाले वहाँ पे, वो एक शूटिंग हो रही थी, मौला जट फिल्म की है ना, तो गिर गई। तो वो तो उसको मैं जो मर्जी कहूँ वो यकीन नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक सीन क्रिएट हो गया। उसने क्या तूने कोई फ्रॉड किया है, कोई गलत काम किया है, इस वजह से वो पुलिस तुझे पकड़ के ले गई है। तो इस वजह से डिवोर्स। वो अभी तक वो मामला चल रहे हैं, अभी तक वो सॉर्ट आउट नहीं हो सके। जैसे कि अभी ब्रेक में भी हम बात कर रहे थे, आप कहते हैं अभी भी शायद अदालतों में आपको जाना है और सामना करना पड़ा है, कुछ चीज़ों का फेस करनी पड़ी है अभी भी चीज़ें। वो क्योंकि है ना, वो माशाल्लाह हमारा बड़ा प्यारा मुल्क है। यहाँ पे अभी जो मैं सुन रहा था, आप न्यूज़ पे कोई ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे थे, मैंने एक यतीम खाना बनाना था यहाँ पे ना, क्योंकि मैं आदमी का शौक होता है हर चीज़ का। मुझे शौक है बच्चों को, स्टूडेंट को स्पॉन्सर करना, बेवा की शादी करवा। ये अल्लाह मियां कहता है मैंने तुझे दिया, तू भी कुछ कर। अगर हम ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं करेंगे, कौन करेगा? एक मरबा ज़मीन ली थी, वो मेरी मदर का शौक था बड़ा यतीम खाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत गरीब फैमिली से। तो ये आप डिसहार्ट नहीं हुए इस पूरे मामले के बाद? हाँ, वो जमीन एक वकील को छोटी लेटर दिया, उसने पकड़ के अपने और अपनी बीवी के नाम पे करवा लिया। और जब मुझे पता चला मेरी मदर की डेथ हुई, यतीमखाना बनाना है, उसने पकड़ के कोई 19 केस मुझ पे कर दिए। आजकल मैं पाकिस्तान में अदालतों के चक्कर लगाता हूँ, पेरिस से आता हूँ एवरी 2 मंथ, कोई 14-16 लाख की टिकट लेके आता हूँ, अपना टाइम ज़ाया करता हूँ। वो वकील खुद पेश नहीं होता। 2 साल हो गए अब इन चक्करों। लेकिन आप बाहर से ही आते हैं, नेशनलिटी आपके पास है, तो कभी आपने फिर सोचा नहीं है कि यार सब कुछ वाइंड अप किया जाए और फिर वहीं रहा जाए? यहाँ पर तो फिर बहुत सी मुश्किलात आपको फेस करनी पड़ी, जिस तरह आपको बार बार ट्रैवल करना पड़ रहा है, और जो हमारा अदालती निज़ाम है वो सबको पता है। मुझे पता है मुझे अदालती निज़ाम से ना कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो 2 साल में वो आदमी पेश नहीं होता।
वहाँ पे उसके 20 मुंशी जो है वो काले कोट सूट पा के आ जाते हैं और आके बदतमीजियाँ गालियाँ देते हैं। आदमी पढ़ा लिखा एक वकील किसी को अदालत में गालियाँ देते, वो जज डर के मारे उठ के चले जाते हैं। और ये चक्कर है। अब पाकिस्तान से बिल्कुल मैं बहुत फ्रेड हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा शौक था अपने मुल्क में काम करने का। मैंने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है यहाँ पे, बहुत बड़ी। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे वापस जाऊँ। और माशाल्लाह मेरा बाहर नाम है, कितने ओवरसीज पाकिस्तानी उनको मैं मैसेज देता रहता हूँ, बे केयरफुल, किसी को अपना लेटर ना देना, छोटी लेटर ना देना। कितने लोग मिलते हैं ना ओवरसीज पाकिस्तानी, उनका 95% जो है ना उनकी फैमिलियाँ प्रॉपर्टी उनके लिए जाती हैं। अच्छा जैसा भट्टी साहब आप भी ट्रैवल कर रहे हैं, आपने बताया कि 16-17 लाख की तो टिकट्स आ जाती हैं। अगर आज से कुछ अर्सा पहले देखते तो ये इतना मामला संगीन नहीं था, ये मुआशी क्राइसिस भी जो है। तो ऑब्वियसली आप भी खबरें देखते होंगे, आजकल जो है मुज़ाकरात भी चल रहे हैं सियासी जमातों के आपस में, महंगाई डबल ट्रिपल हो चुकी है। तो दुख ऑब्वियसली आपको होता होगा जब आप ये सारे मामला इतने करीब से देखते भी होंगे। और बाहर जो लोग होते हैं पाकिस्तान से गए होते हैं तो उनको तो वैसे ही बड़ा एक दुखती रग होती है। नहीं, बहुत अफसोस होता है हमारा मुल्क, क्योंकि देखे ना 2023 हो गया है, इंसान तरक्की करके कहीं का कहीं पहुंच गया हुआ है, हम पीछे से पीछे जा रहे हैं, तरक्की नहीं हो रही और अजीब से हालात बन गए हैं। क्या वजह है? मैं पूछूंगी, आप वहाँ पे इतना अरसा रहे, बने आप वहाँ पे, आपने नाम इतना बनाया, ऐसी कौन सी क्वालिटी उन लोगों में है जो हम में नहीं है? वो मैंने बताया ना, हमें नहीं पता चीफ जस्टिस का नाम क्या है वहाँ पे, हमें नहीं पता चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी का नाम क्या है। वहाँ पे किसने है? इंसाफ वहाँ पे अदालतें देती हैं। अगर अदालतें जो है ना ये मुल्क को चलाती हैं, अगर हम उनकी इज्जत नहीं करेंगे फिर मुल्क नहीं चल सकता। जो एक सिपाही है ना, सिपाही, वो प्रेसिडेंट के बेटे का चलान कर देगा ना, उसने गलत किया तो वो प्रेसिडेंट उस पर इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है भट्टी साहब, ये तो जो मसले मसाइल आपके साथ हैं, हम तो ये कह सकते हैं कि आपके जो मसाइल हैं ये किसी ना किसी तरह से सॉर्ट आउट हो जाएं और आपके लिए आसानी हो जाए, जो आपको इतनी ज़्यादा हर्डल्स का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, एक आम खबर शामिल करते हैं और दोबारा गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अहम खबर नाज़रीन, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी कायम कर दी है। मोहम्मद असलम भूटानी को कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने कमेटी की तश्कील का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने कमेटी की तश्कील का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी कायम की गई है। मोहम्मद असलम भूटानी तहकीकाती कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर कर दिए गए हैं। साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की ऑडियो लीक के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें मंजर आम पर आई हैं और यही कहा जा रहा था कि एमपी का टिकट वो खरीदना चाह रहे हैं। 1 करोड़ 20 लाख रुपए की कुछ बाज़गश भी सुनाई दी थी। शाकिर अब्बासी इस हवाले से मैं मजीद अपडेट करेंगे। जी शाकिर। जी बिल्कुल, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की जो ऑडियो लीक हुई थी उस पर तहकीकात के लिए एक कमेटी कायम कर दिया और आज़ाद एमएनए है जो बलोचिस्तान से मोहम्मद असलम भूटानी वो कमेटी के चेयरमैन हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने कमेटी की तश्कील का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें दीगर अरकान में शाहिदा अख्तर अली, मोहम्मद अबूबकर चौधरी, मोहम्मद बरजीत ताहिर, शेख रोहिल असगर और दीगर शामिल है। कमेटी अपनी तहकीकात और इंक्वायरी के सिलसिले में किसी भी तहकीकाती अदारे की मदद ले सकती है और कमेटी अपनी जामा तहकीकात करके रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश करेगी। याद रहे कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की ऑडियो सामने आई थी जिसमें वो पीटीआई के इंतखाबी टिकट दिलाने के बदले 1 करोड़ 20 लाख रुपए का तकाजा कर रहे थे। तो इसको लेकर जो है वो कमेटी एक जामा तहकीकात के लिए कौमी असम्बली में जो है वो कायम कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया, शाकिर अब्बासी हमें अपडेट कर रहे थे। भट्टी साहब हमारे साथ शो में मौजूद है। इससे पहले हम चीफ जस्टिस साकिब निसार की बात ही कर रहे थे और एक जो खबर अब फिर मंजर आम पर आई है, भट्टी साहब क्या आप कहना चाहेंगे? लग रहा है कि कारमा अपना काम कर रहा है? नहीं, मैं उस चक्कर में नहीं हूँ, लेकिन पता है क्या, मुझे अफसोस हो रहा है ये मुल्क का क्या बनेगा अगर अदालती सिस्टम इतना ख़राब है और पावरफुल आदमी जो है ना गरीबों को बिल्कुल फिस रहा है। अगर मेरे जैसे लोग के साथ ये हालात हो रहे हैं, बाकी जो ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया में उनका क्या बनेगा यहाँ पे? और वो लोग जो ये सब कुछ अफोर्ड भी नहीं कर सकते, जो अदालतों में बिल्कुल ठीक है। तो भट्टी साहब फैशन के हवाले से बताएं, इंडस्ट्री में भी आप काम कर रहे हैं,
पाकिस्तान के हवाले से अब कुछ मैंने लाइटर बातें करते हैं, जरा सबको थोड़ा सा इजी करते हैं, जरा आपकी फील्ड की हम बात करते हैं। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि अब तो फैशन करना भी, अच्छा आफ्टर कोविड भी हम ये देख रहे हैं कि जो फैशन इंडस्ट्री थी कंप्लीटली चेंज हो गई है, तो बड़ा मुतासिर की है इस बढ़ती हुई महंगाई। फैशन चेंज हो गया लेकिन महंगाई पूरी दुनिया में है बिल्कुल। आफ्टर ये यूक्रेन और रशिया की जंग के बाद पेरिस में भी, वहां पर भी पूरी दुनिया में इस तरह से आप कह रहे हैं, बिल्कुल पूरे यूरोप में बड़ी महंगाई है, लोग बहुत जुलूस निकलते हैं, अपसेट होते हैं। ये पाकिस्तान में महंगाई नहीं है, पूरी दुनिया में। जैसे हम पाकिस्तान में अक्सर कवर करते हैं ना, पेट्रोल प्राइसेस हाई हो गई, वहां पर भी इसी तरह से है, 3 गुना इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में चिकन या जो दीगर खाने पीने की अशाए खुरोनोशन में बेजा इजाफा हुआ है। यूरोप पूरी दुनिया में सेम चक्कर, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग काफी करता हूँ पूरी दुनिया में, मुझे पता है। तो वो महंगाई तो पूरी दुनिया में है, इसलिए पाकिस्तान पे ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है ना। हम बाहर रहते हैं, हमें तो पता है। उसके बाद फैशन जो है वो फैशन वो चल रहा है, वो गरीबों के लिए भी फैशन बनता है, अमीरों के लिए भी बनता है, वो आप डिपेंड करता है आप अफोर्ड कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फैशन तो करना चाहिए, और औरतों को तो ख़ास होते आदमी को औरतों को फैशन इसलिए करना चाहिए, अगर ये औरत ब्यूटीफुल होगी, इसने अच्छा सा मेकअप किया होगा, तो अपने मियाँ भी इनको देख के ना तो घर पे बड़ा खुश और सारा करेगा, ठीक है ना। तो मैं तो फैशन के चक्कर में बहुत, और मैं अपनी वाइफ को कहता रहता हूँ तो अच्छे कपड़े पहन, अच्छे ये कर, क्योंकि फैशन। लेकिन अब मैं बात वही करना चाह रही कि अच्छा फैशन करना या खवातीन के लिए खूबसूरत लगना भी, देखे ना उसके लिए बहुत सारा माल रुपया चाहिए, वो अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल हो गया। तो भट्टी साहब, जिस तरह से आपके बच्चे हैं, हम देख रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, फैशन इंडस्ट्री में बाहर हैं वो, तो आपसे इंस्पिरेशन उन्होंने ली है, आपकी कोई हेल्प भी लेते हैं कि सब अपने ओन पे करें? क्योंकि जिन ब्रांड्स में वो काम कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे थे ब्रेक में, क्रिस्टियन डियोर है, शनेल है, नाइकी है, बहुत इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड है। तो और वहां पर तो कोई ऐसा सिनेरियो भी नहीं है कि आप वहां पर किसी को रेफर कर दें, कोई ऐसी मोनोपोली वहां पर हो? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा था। वहाँ पे ना आपकी तरह सेल्फ मेड और मेरिट पे चीजें चलनी चाहिए। अगर सिफारिशें करेंगे ना तो वो नहीं, जो खूबसूरती चीजें हैं ना, वो सिफारिश से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनकी माँ भी मॉडल थी, मेरा फैशन का काम था, लेकिन उन्होंने खुद, लेकिन फैशन वो करते हैं लेकिन पढ़ भी रहे हैं साथ साथ, ठीक है। मेरे बेटे ने MBA किया है, दूसरी बेटी डॉक्टर बन गई है। हाँ, तो वो जो छोटी है उसने क्या, पापा मैंने 1 साल, मुझे डिग्री मिल गई, लेकिन 1 साल मैंने सिर्फ फैशन ही करना है, क्योंकि वो 20 ईयर की है, तो वो ये 22 में ना फैशन फिर मॉडल जरा खत्म होनी। अच्छा भट्टी साहब, पाकिस्तान की जो फैशन इंडस्ट्री है, यहाँ पर नजर है आपकी या नहीं पसंद नजर करते हैं? क्या है पता है क्या, ये जो सीट है ना, इसको लेकर नहीं बैठना चाहिए, ये दूसरों को भी दे देनी चाहिए, ठीक है ना। अगर सीट को लेके आदमी बैठा रहेगा ना तो फिर वो आप कह रहे हैं कि वही जो माने और जो गिने चुने नाम हैं, मैं के चक्कर में आदमी मारा जाता है ना। ये फैशन स्कूल मैंने बनवा दिया, यूनिवर्सिटी मैंने करवा दी, पाकिस्तान में फैशन मैं लेके आया था, मुझे स्टार इम्तियाज मिला था पाकिस्तान से, दुनिया से 10 स्टार इम्तियाज। अपने मुल्क को 50-50 लड़कियों को मैं लेके आता था, क्योंकि यहाँ पे लाइट सिस्टम नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था, टीवी भी इतने नहीं होते थे, तो इन जो चीजें करके मैं पीछे हो गया था। तो वो पीछे हो जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले जो फ्यूचर है ना बच्चे, लोगों को भी उनको मौका मिलना चाहिए। अच्छा भट्टी साहब, एक सवाल के जितनी भी डिजाइनर्स प्रोडक्ट्स होते हैं, इनकी जो प्राइसेस होती हैं वो आम आदमी की पहुंच से तो कोसों दूर होती हैं, तो सिर्फ वो अपने नाम के हवाले से वो उसकी एक प्राइस होती है, क्योंकि अगर क्वालिटी देखी जाए, आम बंदा तो बिल्कुल अफोर्ड बैग्स की बात कर लेते हैं, कपड़ों की बात कर लेते हैं। आपका जब एक नाम बन जाता है ना तो वो प्राइस भी उस नाम पे चली जाती है। आप अपने नाम पे हर आदमी को चीजें नहीं देख सकते। मिसाल के तौर पे मैं जो पूरी दुनिया में मैं देता हूँ, मैं हर आदमी को छोटी छोटी दुकानों पे अपनी चीजें मेरी नहीं लग सकती, फिर वो मेरी मार्केट तबाह हो जाएगी, ठीक है ना। आम चीजें हो जाएंगी, उसको कॉपी होना चाहिए, लेकिन बाहर जो है ना कॉपीराइट है, वहाँ पे मतलब वो चक्कर नहीं है। आप यहाँ पे तो विंडो पे सेम उसकी कम एंड पे कुछ भी नहीं होता। बाहर जो है ना कॉपीराइट्स हैं, वहाँ पे पेरिस में भट्टी साहब अकेले नहीं है, कोई 5000 डिजाइनर है वहाँ पे। क्राइम है ना, उधर तो क्राइम है, हब है। वो आप पे ना डिपेंड करता है आप डिजाइन कैसे लेके जा रहे हैं, आप आंख कैसे खुली हुई है। अगर आप सोचेंगे आपके डिजाइन नहीं चलेंगे, आपके पास कोई भी नहीं आएगा, उसके पास चले जाएंगे, ये चक्कर होता है सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मारूफ फैशन डिजाइनर महमूद भट्टी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन।
वेलकम बैक वंस अगेन इन न्यू पाकिस्तान। तो नाज़रीन, आज एक बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले, ना सिर्फ स्टोरी बल्कि उन शख्सियात से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो जिक्र कर रहे हैं हम जनाब अनवर साहब का, जो कि मैट्रिक पास थे, मुआशी हालात उनके साथ नहीं थे, तालीम जारी ये नहीं रख सके, जॉब की तलाश उन्होंने शुरू की। फिर क्या हुआ कि जनाब मुनासिब जॉब ना मिलने पर अखबार को फरोख्त करना शुरू किया। मोहम्मद अनवर 46 बरस से अखबार बेच रहे हैं। बारिश हो या आंधी हो, गर्मी हो या सर्दी हो, अपनी जिम्मेदारियों से अनवर ये नहीं घबराए और इसी से अपना घर चलाया, और साथ साथ घर चलाया और साथ जो अपना मिशन है उसकी तकमील के लिए बच्चों की तालीम का सिलसिला भी उन्होंने जारी रखा। तो आज उनकी जो बेटी हैं फाखरा अनवर, वो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, जिनकी जो अचीवमेंट्स हैं वो भी हम आपको बताते हैं कि वो डॉक्टर बन चुकी हैं, 6 गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल हासिल करके वो रिकॉर्ड भी बना चुकी हैं। और यकीनी तौर पर यह तालीम का जेवर ही है जो कि मोहम्मद अनवर साहब के ख़ानदान के हालात बदल सकता था। और हमें ये यकीन है कि जो उनकी नस्लें हैं वो यकीनी तौर पर तालीम याफ्ता होंगी, क्योंकि जो उनकी सही सोच थी, उनकी जो एक कुर्बानी थी, वो मुआशरे के हालात तब्दील करने में ज़रूर साबित हुई। बिल्कुल। तो फाखरा से आपकी मुलाकात करवाते हैं, फाखरा अनवर से। फाखरा, थैंक यू, आपने ज्वाइन किया। आई एम श्योर आप तो बहुत प्राउड होंगी अपने फादर पर। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, एंड देन आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई पेरेंट्स एंड वेरी थैंकफुल टू देम, also my family, my friends who played an important role so that I can pursue my dreams. ठीक है, तो फाखरा किस तरह से फिर मैनेज करते थे अनवर साहब, क्योंकि इतना ज़्यादा तो एक इंसान नहीं कमा सकता अगर वो अखबार का एक ये काम कर रहा है। ठीक है, अब कोई भी काम छोटा या बड़ा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी एक अर्निंग हम समझ सकते हैं कि इतनी अर्निंग नहीं होती, तो फिर किस तरह से मैनेज करते थे वो? देखिए, हमारी सराउंडिंग्स, हमारे नेबरहुड्स, हमारे रिलेटिव्स, एवरीवन हैव बीन सपोर्टिंग थ्रू आउट दिस जर्नी। और आई ऑलवेज से कि अगर आपके सामने कोई एक बंदा स्टेज पे सक्सेसफुल है, तो देयर आर थाउजेंड ऑफ हैंड्स बिहाइंड दैट मैन हु डिडंट लेट द मैन फॉल। तो इस तरह से अगर मैं ऑन द स्टेज हूँ तो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल बिहाइंड मी हु केप्ट सपोर्टिंग अस थ्रू आउट दिस जर्नी। तो बाकी भी जो आपके बहन भाई हैं, सिबलिंग्स हैं, उन्होंने भी अपनी एजुकेशन, तालीम इस तरह से मुकम्मल की जिस तरह से आपने 6 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं? जी, मेरे सब बहन भाई माशाल्लाह से दे हैव एक्सेल्ड देयर ऑन फील्ड्स। सबसे बड़ा भाई फार्मासिस्ट है, एंड देन आई हैव माई सिस्टर हु इज़ एमफिल केमिस्ट्री एंड शी इज़ लेक्चरर, एंड देन myself, I'm a doctor. अच्छा, जब कुछ चीज़ अचीव कर ली जाती है, आप अपने टारगेट या गोल को अचीव कर लेते हैं, उस मकाम तक पहुंच जाते हैं, जैसे कि आप आज इतने सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, बहुत सारे लोग आपको सुन भी रहे हैं, तो फैमिली इकट्ठा बैठती होगी, आप अपने फादर के साथ बैठती होंगी, तो एक फ्लैशबैक या वो माजी की स्ट्रगल ऑब्वियसली आसान नहीं होगा, तो आप लोग याद करते होंगे, जिक्र करते होंगे कि वो टाइम मुश्किल भी था, अच्छा भी होगा ऑब्वियसली, तो क्या महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है। एंड सबसे बड़ी बात ये कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई पेरेंट्स कि उन्होंने इन सब चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखा। दे वर लाइक कि बस आपने पढ़ना है, यू डोंट हैव टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ वरीज अबाउट फाइनेंशियल इश्यूज, आप बस कंटिन्यू करें, जैसे होगा मैनेज हो जाएगा। एंड वी डोंट नो बट द थिंग्स केप्ट ऑन गोइंग, अल्लाह ताला मेड वेज फॉर अस। ठीक है, और जो मदर थी वो कितनी सपोर्टिव थी, क्योंकि फिर जो हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस बन चुके हैं पाकिस्तान में वैसे भी, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए दो वक्त की रोटी मैनेज करना, और माशाल्लाह से उन्होंने इतनी अच्छी तालीम दिलवाई अपने हर बच्चे को। जी, ऑब्वियसली एक फैमिली में मदर का रोल आप किसी तरह से भी डिनाई नहीं कर सकते हैं। हमें इनकरेज किया, मेरे फादर को उनकी तरफ से भरपूर सपोर्ट रही। तो अब आपके भी काम कर रहे हैं या उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है अपनी, क्योंकि आप लोगों ने रिटायरमेंट दिलवा दी, इतने लायक हो गए, इतने काबिल हो गए, तो अब अब्बा जी को क्या जरूरत है? जी, हम तो कहते हैं, बट ही इज लाइक के इतने साल से एक रूटीन बनी हुई है, तो उस रूटीन को जी उस रूटीन को एकदम से खत्म करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, और आपकी एक पिक्चर भी हमने देखी है जो कि आप मेडल उनके गले में डाल रही हैं, तो वो किस तरह का मोमेंट था? इट वाज वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। एक्चुअली ये सारी अचीवमेंट्स उन्हीं की हैं, मैं तो जस्ट एक कह लें कि फ्रंट लाइन पे आई हूँ, बट ही इज द मैन हु एक्चुअली डिजर्व्स सारी उनकी लाइफ की जो स्ट्रगल, जो मेहनत की, आई एम श्योर कि उनकी जो औलाद है अनवर, वो तोहफे के सूरत में उनको मिली है कि इतनी लायक काबिल औलाद है। फाखरा, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में। इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम का टाइम हमारा खत्म हो रहा है, बिल्कुल इजाजत लेते हैं आपसे, इंशाल्लाह कल मुलाकात, अल्लाह हाफिज़, बहुत सारा ख्याल रखिए।